हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम मुस्कान और ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 का। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारे डिसिप्लिन का ही सब्जेक्ट है। इसके 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हमने उठाया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टीचर सजेशन से, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके थ्रू ही इन क्वेश्चनों को बनाए गए। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को ये नोट जो PDF है अगर बाई करनी है तो आप ले सकते हैं। जो पर PDF जो प्राइस है 45 रुपीज़ है सिंगल PDF का। अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो उसका प्राइस 40 है। और अगर आप तो टोटल सब्जेक्ट की अपनी PDF लेते हैं तो लाइक आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आप उनके सारे नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर PDF पड़ेगा। और उसके साथ जो आपका एक सब्जेक्ट है वो आपको फ्री मिलेगा। मतलब जो आपको 5 की आपको पेमेंट करनी है, जो 6 सब्जेक्ट है वो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स के बारे में था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द 18th सेंचुरी डिबेट और वॉज इट एन एज ऑफ अ डिक्लाइन और डायनेमिज्म। तो 18वीं शताब्दी के विवाद के जो कुछ मुख्य बिंदु थे वो क्या थे? क्या ये पतन अथवा जो गतिशीलता उस टाइम का युग था? 18वीं शताब्दी की प्रगति की चर्चा पे क्या निरंतरता अथवा दर्पण का युग था? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमें समझाना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज द कॉन्ट्रोवर्शियल पीरियड इन द यूरोपियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 18वीं शताब्दी यूरोप और विश्व इतिहास में एक विवादास्पद युग के रूप में जाता है, जहाँ पे जो इतिहासकार है ना इस युग को लेकर अलग अलग अपने मत रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। कुछ इसको पतन और अवस्था का युग मानते हैं तो कुछ लोग मानते हैं इसे गतिशीलता, सामाजिक और आर्थिक विकास का युग भी माना जाता है। जो काफ़ी सारे 18वीं शताब्दी में यूरोप इतिहास में एक विवाद का एक युग माना जाता है, जिसके अंदर जो हिस्टोरियंस हैं ना काफ़ी डिफरेंट उनके ओपिनियंस थे। लाइक सम कंसिडर्ड इट एंड द एज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसऑर्डर्स एंड व्हेन द अदर सी इट्स एन एरिया ऑफ डायनेमिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस पीरियड वाज अ सिग्निफिकेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड द फिलोसफिकल टर्म्स, तो मेकिंग ए टाइम ऑफ द मेजर चेंजेस एंड डिबेट्स लाइक। ओके, तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। मुख्य बिंदु 18वीं शताब्दी के विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो पॉलिटिकल perspective, some historians called it and the age of the political decline as many empires and weakened and the central authority divines। तो कुछ इतिहासकार ने इसे राजनीतिक पतन का युग भी कहा था। ठीक है, राजनीतिक पतन मतलब खत्म होना। और इस समय जो कई साम्राज्य हैं वो कमज़ोर हुए थे और केंद्रीय सत्ता की जो शक्ति है वो सीमित रूप से आ गई थी। However, from the perspective of the political dynamics, this the era say political renewal, administrative reform, the constitutional development। वहीं जो राजनीतिक गतिशीलता है उसके दृष्टिकोण से देखा गया है कि इस युग में जो राजनीतिक नवीनीकरण है, प्रशासनिक सुधार है और संवैधानिक, इन सभी चीज़ों का भी विकास हुआ था साथ में। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मतलब आर्थिक दृष्टि के बारे में। तो आर्थिक दृष्टि के अंदर आपको बताया गया है, मतलब आर्थिक दृष्टि के अंदर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कंसिडर एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड ड्यू टू द पीसेंट अनरेस्ट, हैवी टैक्सेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पीरियल वॉर्स। तो आर्थिक दृष्टि के अंदर जो पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक जो पतन है उसका मतलब समय माना था इस टाइम को, क्योंकि इसके अंदर जो कृषक असंतोष थे, जो कृषि करते थे और कर का उनके ऊपर बोझ हुआ करता था, और साम्राज्य युद्धों के कारण जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वो भी इसकी वजह से बढ़ने लगी थी। तो दूसरी तरफ क्या हुआ था कि औद्योगिक और जो व्यापारिक दृष्टि है ना इसे आर्थिक नवोन्मेष और वैश्विक व्यापार के विस्तार के रूप में इसका एक युग माना जाता था। On the other hand, तो when the industrial and commercial perspective, it can be seen as the era of economic innovation and the expansion of the global trade। अब थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक एवं दर्शन दृष्टि। तो इस टाइम में जो इस युग में रोमांटिक एंड तार्किक विचारों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण इसकी प्रगति भी हुई है। कल्चर एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के अंदर द एरा विटनेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोमांटिक एंड रेशनल आइडियाज़ के बीच में हमेशा ही एक तरफ में तो विचार चलते रहते थे। हिस्टोरिकल देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन द नॉलेज, साइंस एंड द आर्ट्स।
फोर्थ है सोशल पर्सपेक्टिव। तो सामाजिक दृष्टि के अंदर समाज में जो कुछ वर्ग है ना वो खत्म हुए थे, मतलब उनका पतन हुआ है। जैसे पारंपरिक राजशाही का, समानती शक्तियों का, तो वही मध्य वर्ग और शहरों का भी इसके अंदर विकास हुआ था सामाजिक दृष्टि से। तो some social classes decline like a traditional monarchy and the feudal powers, while the middle class and the cities are the developed. तो middle class and the cities जो थी वो डेवलप भी हुई थी। तो therefore the society shows a mix of continuity and dispersion। तो इसलिए समाज में निरंतरता और दरपतन दोनों का ही मिश्रण हमें दिखाई देता है। पतन और गतिशीलता का युग। तो एज ऑफ द डिक्लाइन एंड डायनेमिक्स के अंदर ये साइन ऑफ द डिक्लाइन वो क्या थे, मतलब पतन के संकेत क्या थे। कुछ जो राजनीतिक संरचनाएं थी और जो साम्राज्य थे वो भी कमजोर होते गए थे। सम द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द एम्पायर्स आर द वीक्ड एंड द सम सोशल इनइक्वालिटी एंड द इकोनॉमिक डिफिकल्टी इंक्रीज। तो सामाजिक असमानता और जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वो भी बढ़ने लगी थी। अ साइन ऑफ द डायनेमिक्स एंड द इनोवेशन। तो गतिशीलता और नवोन्मेष के संकेत क्या थे कि विज्ञान, शिक्षा, व्यापार और जो संस्कृति है इन सभी चीज़ों में विकास हुआ था। किस डेवलपमेंट किस में हुआ था, साइंस, एजुकेशन, ट्रेड एंड कल्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ था। नए विचार, दार्शनिक बहस और समाज सुधारों ने इस युग को इस गतिशीलता का भी युग प्रतीक बनाया है। तो न्यू आइडियाज, फिलोसफिकल डिबेट्स, सोशल रिफॉर्म्स आल्सो सिंबलाइज द डायनेमिक्स ऑफ द एरा। कंक्लूजन क्या है, it is employment to call the 18th century slowly and the age of the decline. So it was a mixed era of dynamism and the continuity where the both changes of the stability coexist। मतलब निष्कर्ष में हम यही बताना चाहेंगे कि जो 18वीं शताब्दी है ना वो सिर्फ पतन का युग कहना उसका अनुचित है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पतन का ही युग रहा है, बल्कि हमें बताना है कि इसमें ये गतिशीलता और निरंतरता का मिश्रित युग भी था इसके अंदर, जहाँ पे आपको परिवर्तन भी और स्थापित दोनों ही इसके रूप में आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं अभी इसका। तो जो 18वीं शताब्दी है उसका इतिहास क्या रहा है वो हमने समझ लिया है कि उसका इतिहास जो है कि विवादास्पद है, क्योंकि इसके बारे में दो विरोधाभासी दृष्टिकोण से इसको देखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ द 18th century इट इज़ controversial because there are the two opposing perspective about it. Politically and economically it was a challenging period, but the culturally, scientifically and socially तो it was the age of innovation and the development। तो ये जो युग है ना इसके अंदर आपको राजनीतिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से भी चुनौतियों वाला था, जिसके अंदर आपको सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी नवोन्मेष इन सभी चीज़ों का भी विकास का ये युग बना था। तो हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड बोथ द era of decline of the and the dynamism and continuity dispersion। तो अब इसे पतन और गतिशीलता, निरंतर और दरपतन का युग कहा जा सकता है। इस युग की जो वास्तविक समझ है उसके लिए हम सर्वदृष्टिकोणीय विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो ए कंप्रेसिव एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दिस पीरियड। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बताया गया है कि एक्सप्लेन द डायनेमिक आइडियोलॉजिकल वेव्स inherent in the British administration between 1757 से 1857। एंड देन ऑप्शन में ही है what were the reason of the success of the regional acquisition by the British between 1757 से 1857। तो 1757 से 1857 के बीच जो ब्रिटिश शासन है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, द पीरियड फ्रॉम द 1757 टू 1857 वाज अ सिग्निफिकेंट एरा ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया। तो इसका परिचय है कि जो 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड था, तो ब्रिटिश काल सत्ता, इसके विस्तार और इसके प्रशासन जो बदलाव थे उसका महत्वपूर्ण युग बनाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंड इन द इन्फ्लुएंस ओवर द बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इन्फ्लुएंस किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने अपना प्रभाव भी बढ़ाया था। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो जो हमारे जो कुछ हिस्टोरियंस थे, हमारे जो इतिहासकार जो विचारक थे, उन्होंने बताया है कि हिस्टोरियन कंसिडर्ड इट एंड द एज ऑफ द आइडियोलॉजिकल इनोवेशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड इट आल्सो important to study the reason of the behind the success of the regional acquisition। जो इतिहासकार बताते हैं कि उसके नवाचार, जो इसके प्रशासनिक सुधार हैं, उसका युग इसको माना जाता है। जो कुछ जो इतिहासकार हैं वो हमें इस बात का बल्कि जो कुछ हैं वो बताते हैं कि साहित्य जो अधिकरण में सफलता के कारण का अध्ययन होना भी हमें इनके अंदर आवश्यक है। तो हमारे जो हिस्टोरियंस, हमारे जो कुछ विचारक थे इतिहासकारों के हिस्ट्री के, इन्होंने अपने विचार ये व्यक्त किए हैं इसके अंदर। ठीक है, इनके बारे में बताया है। अब इसी के मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो डायनामिक एंड आइडियोलॉजिकल वेव्स इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश प्रशासन के अंदर निहित परिवर्तनशील जो विचारक की लहरें हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियोलॉजी के अंदर, तो राजनीतिक और प्रशासनिक विचारधाराओं के अंदर कंपनी ने अपने प्रशासन के अंदर सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण की नीति को अपनाया था, जिसके अंदर उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और उसके जो कानून है उसको नियंत्रित करने के लिए उन्हें जो राज्य प्रशासनिक ढांचे हैं उसके अंदर भी सुधार किए गए थे। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जो मतलब एक कंपनी अडॉप्ट की थी सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के अंदर, ये रिफॉर्म्स वर मेड इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द लीगल कंट्रोल्स को भी वो कंट्रोल में कर सके, उसको मैनेज कर सके। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक एंड टैक्स पॉलिसी, तो आर्थिक और कर नीति के अंदर तो चेंजेस वर द इम्प्लांट इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम सच एज द रोयटरी एंड जमींदारी सिस्टम, तो इसके अंदर बताया कि जो भूमि की कर प्रणाली इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आए, बदलाव आए थे। लाइक जैसे जो राइटटवार मतलब जमींदार जो प्रणाली है इसको भी लागू किया गया, और साथ में जो इकोनॉमिक है यानी फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर फॉर्मुलेट टू रेगुलेट द एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड। ठीक है, तो कृषि और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो आर्थिक और वित्तीय जो नीतियाँ बनाई गई थी वो सारी ये थी। कल्चर एंड एजुकेशनल आइडियाज, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एंड द लॉ, तो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स ऑन द रिलीजन एंड द सोशल रिफॉर्म्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द गवर्नेंस, तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो विचार जो ब्रिटिश प्रशासन है उसने अंग्रेजी शिक्षा और कानून को बढ़ावा दिया था। धर्म और सामाजिक सुधारों पर आधारित जो वैचारिक जो बहस है इन्होंने इस प्रशासन में एक नई दिशा भी दी थी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ वर यूज टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेशन इफिशेंसी, तो नवाचार और तकनीकी दृष्टि से जो आधुनिक तकनीकें हैं रेलवे टेलीग्राफ उपयोग प्रशासनिक इन सभी को दक्षता में बढ़ाने में इसका उपयोग हुआ था। अब है क्षेत्रीय अधिग्रहण के में अंदर सफलता के क्या कारण थे। रीजन फॉर द सक्सेस इन द रीजनल एक्विजिशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजी, तो सैन्य शक्ति और रणनीति के अंदर जो ब्रिटिश सेना है उसको सुसंगठित और प्रचित संरचना है उसको उसकी जो विजय है उसको सुनिश्चित किया गया। आधुनिक जो हथियार थे और रणनीतिक जो युद्ध कला का इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। पॉलिटिकल कनिंग एंड डिवाइडिंग एंड द रूल पॉलिसी, treaties, alliance and the isolating opponents and among Indian states, exploiting local powers, struggles and conflict, तो राजनीतिक चालाकी और डिवाइड एंड रूल नीति है, तो भारतीय जो राज्य है उसके बीच की संधि गठबंधन और विरोधियों को अलग करना और जो स्थानीय शक्तियाँ उसको भ्रम और साहसी संघर्ष को उसका लाभ उठाना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो रिवेन्यू कलेक्शन through the commerce and the taxation, economic power supported regional expansion, तो आर्थिक लाभ और वित्तीय मजबूती के अंदर जो वाणिज्य और जो कर प्रणाली है उसके अंदर राजस्व जुटाना स्टार्ट हो गया था, और जो आर्थिक शक्ति है उसके ही कारण जो क्षेत्रीय अधिग्रहण है उसको भी समर्थन मिलने लगा। अंडरस्टैंडिंग लोकल सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टडिंग कास्ट रिलीजन सोशल स्ट्रक्चर टू द फॉर्म द अलायंस विद द लोकल पॉपुलेशन, तो स्थानीय समाज और प्रशासन को समझो, तो जाति धर्म और जो सामाजिक ढांचे हैं उसका अध्ययन करके स्थानीय लोगों का एक साथ गठबंधन बनाया गया। और प्रशासनिक सुधार और वैचारिक समर्थन के अंदर जो प्रशासनिक सुधार उन्होंने क्षेत्रीय नियंत्रण को स्थायी रूप से इसको प्रभावी भी बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म मेड द रीजनल कंट्रोल स्टेबल एंड इफेक्टिव भी बनाया था उसको। ठीक है, कंक्लूजन है इसका कि 1757 और 1857 का जो टाइम पीरियड था जो ब्रिटिश शासन था उस टाइम में उसके परिवर्तनशील विचारिक जो लहरी थी उसका एक प्रशासनिक नवाचार का वो युग माना जाता है। इस टाइम में ब्रिटिश ने अपने सैन्य शक्ति राजनीतिक चालाकी और आर्थिक मजबूती को प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से उन्होंने क्षेत्रीय अधिग्रहण में भी सफलता फैलाई थी। तो ये जो युग है ना ये वैचारिक परिवर्तन और सामरिक सफलता का एक मिश्रित युग माना जाता है, जिसके अंदर भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की भी नींव मजबूत रखी थी। तो ये जो टाइम था ना डायनेमिक आइडियोलॉजिकल वेव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन का टाइम था ये ब्रिटिश रूल के अंदर। इस टाइम के अंदर जो ब्रिटिश सक्सेस इन द रीजनल एक्विजिशन थ्रू द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल कनिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के थ्रू इन्होंने अपने आप को एक अपना जो इनका स्थान है इसमें सफलता पाई थी इन्होंने, जिसके अंदर पॉलिटिकल कनिंग के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एंड दिस इज अ मिक्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल चेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक सक्सेस के अंदर विच हेल्ड द स्ट्रॉन्ग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर को भी इन्होंने मजबूत बनाया था।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि विच आइडियोलॉजी वाज द प्रोडोमिनेंट इन द इम्प्लांटिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल एंड व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन द एग्रियन सोसाइटी ऑफ द रीजन। एंड इसके ऑप्शन में कि इवैल्यूएट द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल वेट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने में कौन सी विचारधारा प्रदान की थी, जब उस क्षेत्र के जो कृषि समाज पर इसका क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में इसकी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या निकला था, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लांटेड इन 1793 ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलियम वेंटिंग्स। तो इट एन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द बंगाल एंड द विन स्टेबिलिटी टू रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो स्थानीय बंदोबस्त है 1793 में विलियम वेंटिकर के प्रशासन के लागू में इसको किया गया था। ठीक है, नाम आप याद रखना, विलियम वेंटिक के अंदर। और इनका उद्देश्य यही था कि कृषि के अंदर उत्पादकता बढ़ानी है और राजस्व संग्रह को भी स्थिर करके लाना है। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द लैंडलॉर्ड सेंट्रिक आइडियोलॉजी। तो ये जो व्यवस्था थी ये भूमिपत प्रधानता के ऊपर ही आधारित थी और इसे ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि प्रशासन सुधार के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो ब्रिटिश टाइम के दौरान इसको किस थ्रू के देखा जाता है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में देखा जाता है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है, विचारधारा देखेंगे पहले आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी के अंदर बताया गया है कि द लैंडलॉर्ड सेंट्रिक आइडियोलॉजी के अंदर इसके अंदर बताया कि जो भूमिगत प्रधान जो विचारधारा होती है, मतलब जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने जमींदारों को स्थायी करदाता और भूमि चालक का मालिक बनाया था। उन्होंने राइट्स की सुरक्षा कम की थी और उनका जो मुख्य दायित्व था वो कर देना था। तो भूमि का जो अधिकार है वो जमींदारों के पास स्थायी रूप से कर दिया गया था। ठीक है, जमींदारों के पास ये उनको राइट्स दिया गया था कर वसूल करने का, तो उनको उस भूमि का बिल्कुल मालिक बनाया गया था। स्थायी कर और निर्धारण। तो परमानेंट रिवेन्यू टैक्सेशन के अंदर द रिवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड परमानेंट। दिस इंश्योर स्टेबिलिटी इन द ब्रिटिश रिवेन्यू बट इंक्रीज द बर्डन ऑन द पीसेंट। तो स्थायी कर निर्धारण के अंदर जो कर राशि है ना उसको एक निश्चित रूप से निर्धारित किया गया था, जिसके अंदर जो ब्रिटिश राजस्व तो उसके अंदर स्थिरता आई थी, लेकिन किसानों पर इसका बोझ बढ़ने लगा था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, मेन फीचर्स। द लैंडलॉर्ड वर द रिग्रेट्स एट द परमानेंट टैक्स पेयर एंड द लैंड ओनर्स। तो जमींदारों को स्थायी करदाता और भूमि मालिक माना गया था, किसानों से कर वसूला और जमींदारों को उसका दायित्व दिया गया था। इट वाज द लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट। तो राइट ऑफ द लैंड डिवीजन एंड सेल वर विजिट इन द लैंडलॉर्ड्स। तो भूमि का जो बंटवारा है ना वो बिक्री जमींदारों के दौर पे किया गया था। एंड रिवेन्यू वाज द फिक्स परमानेंटली रिगार्डनेस ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो कर की जो राशि है ना उसको स्थायी रूप से निर्धारित भी किया गया था, चाहे तो मतलब चाहे इसका जो उत्पादन है जो बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के अंदर इसके अंदर बताया गया है कि जो कृषि का समाज पे क्या परिणाम पड़ा था। तो इम्पैक्ट ऑन द अर्गन सोसाइटी के अंदर ये परिणाम हुआ था। कंडीशन ऑफ द पीसेंट बिकम इनसिक्योर एंड एक्सप्लोरेटिव लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड हाई टैक्सेस एंड लीडिंग टू द डिबेट एंड फाइनेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिड नॉट इम्प्रूव और एक्सपेक्टेड। तो किसानों की जो स्थिति है ना वो असुरक्षित और शोषित होने लगी थी। जमींदार जो है किसानों से उच्च कर वसूल करते थे, जिसके कारण वो कर्ज और भुखमरी में मतलब भुखमरी से उन्हें गुजरना पड़ता था। जो भूमि के उत्पादन में सुधार की जो अपेक्षा है वो बहुत ही कम हुई थी। सोशल कॉन्सिक्वेंस के अंदर द राइज ऑफ द लैंडलॉर्ड क्लास एंड डिक्लाइन ऑफ द पीसेंट क्लास, सोशल इनक्वालिटी एंड द रूरल डिसऑर्डर इंक्रीज्ड। तो जमींदारी वर्ग का जो उत्थान है वो किसान वर्ग की हानि। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है किसी समाज और परिणाम के क्या परिणाम उनसे कर वसूल करते थे वो लोग, जिसकी वजह से उनको कर्ज और भुखमरी का भी सामना करना पड़ रहा था। सोशल कॉन्सिक्वेंस के अंदर द राइज ऑफ द लैंडलॉर्ड क्लास एंड डिक्लाइन ऑफ द पीसेंट क्लास एंड सोशल इनक्वालिटी एंड द रूरल डिसऑर्डर इंक्रीज हुई थी। मतलब कि जो जमींदार वर्ग था उसका उत्थान हुआ था और किसान वर्ग को भी हानि हो रही थी। तो सामाजिक असमानता और ग्रामीण जो अव्यवस्था थी वो बढ़ने लगी थी। दैन हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के अंदर द सीड्स ऑफ द रूरल रिबिलियन एंड द डिसकनेक्ट वर द सोन एंड द लोकल रेजिस्टेंस ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन एंड टुवर्ड्स द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ग्रू। मतलब जो राजनीतिक परिणाम है इसमें ग्रामीण विद्रोह असंतोष के बीच बोए गए थे और ब्रिटिश प्रशासन के प्रति स्थानीय विरोध और असंतोष भी बढ़ने लगा था। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष और कंक्लूजन के अंदर है कि इसका कंक्लूजन ये है कि द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल वाज बेस्ड ऑन द लैंडलॉर्ड सेंट्रिक आइडियोलॉजी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भूमिपति प्रधान विचारधारा पर ही आधारित था
और इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज रिवेन्यू स्टेबिलिटी बट इट हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रियन सोसाइटी। तो इसका जो उद्देश्य था वो तो राज्य को स्थिर रखना था, लेकिन जो इसका कृषि और समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगा था। जमींदार जो वर्ग है वो मजबूत हुआ था, और जबकि जो किसानों का जीवन है वो और भी ज़्यादा कठिन और असुरक्षित होने लगा था। द लैंडलॉर्ड बिकम इज जो लैंडलॉर्ड थे वो जो स्ट्रांग होते गए थे, लेकिन जो पीसेंट थे वो ना उनकी जो लाइफ है बहुत ही डिफिकल्ट और इनसिक्योर होने लगी थी। द सिस्टम वाज सक्सेसफुल फॉर द ब्रिटिश रिवेन्यू कलेक्शन बट द सोशली एंड द पॉलिटिकली प्रॉब्लमेटिक। मतलब ये जो व्यवस्था है ना, जो ब्रिटिश प्रशासन है, इसका राजस्व संग्रह में ये सफल हुए थे, लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से इसका संकटपूर्ण इसको साबित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रिटिकली एग्जामिन दैट द नेचर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एंड व्हाट वर द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। मतलब 1857 के विद्रोह की जो प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। 1857 विद्रोह के कारण एवं प्रगति उसकी क्या थी। Introduction: The revolt 1857, also called the Indian First War of the Independence, was the widespread uprising against the British East India Company। मतलब जो 1857 का जो विरोध था, इसके अंदर भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था, इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके खिलाफ जो व्यापक उसके अंदर जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, लड़ाई। द रिवॉल्ट अराउज ड्यू टू द मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक रीजंस। तो ये जो विद्रोह है सैन्य, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ था। The historians viewed it identically as a military mutiny and the national movements and the social revolution। तो इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक क्रांति के रूप में अलग अलग दृष्टिकोण से भी इसको देखते हैं। अब इसके मेन पॉइंट क्या है उनको हम देख लेते हैं। तो कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब विद्रोह के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज मतलब डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन सोल्जर्स रिगार्डिंग पे एंड द सर्विस रूल्स, द इशू ऑफ द न्यू रिफल कार्टेज एंड द कर्ट रिलीजन सेंटिमेंट्स। मतलब जो भारतीय सैनिक हैं उनके वेतन और सेवा नियमों में असंतोष आई थी। मतलब नई रिफल की जो कारतूस समस्या थी उसने धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाई थी। सेकंड पॉइंट है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज के अंदर द अपोजिशन ऑफ द टू द ब्रिटिश रिलीजियस पॉलिसी एंड द सोशल रिफॉर्म, इंटरफेरेंस इन द लैंड एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो सामाजिक और धार्मिक कारण के ब्रिटिश की धार्मिक जो नीतियां थी और जो सामाजिक सुधारों का जो विद्रोह था, इसके अंदर भूमि और परंपराओं में भी काफी ज्यादा हस्तक्षेप देखने के लिए मिला है। आर्थिक कारण की बात करें तो इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर बताया गया है कि वहां पर जो हैवी टैक्सेशन थे ऑन द पीजेंट एंड द लैंड ऑपरेशन एंड इशू रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम एंड द एग्रियन सेल्सिस। मतलब किसानों पर भारी कर दिए और जमीनों को कब्जा, जमींदार व्यवस्था और कृषि संकट की वजह से आर्थिक जो कारण की समस्या थी वो भी उत्पन्न हो रही थी। तो पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर डिक्लाइन ऑफ द इंडियन रूलर्स अथॉरिटी एंड द एक्साइल ऑफ द नवाब ऑफ द अवध एंड द एंड ऑफ द लोकल प्रिंसली स्टेट एंड द ब्रिटिश कॉन्सल्टेशन ऑफ द कंट्रोल। तो ब्रिटिश जो शासक है उसका सत्ता हाथ, जैसे अवध के नवाब का निष्कासन, ब्रिटिश द्वारा स्थानीय रियासतों का अंत और नियंत्रण हो गया था राजनीतिक कारणों के। तो विद्रोह की प्रगति क्या थी। तो नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, तो नेचर ऑफ रिवॉल्ट के अंदर मिलिट्री रिवॉल्ट मतलब मेनली लीड बाय द स्पॉयलर्स इन आगरा, दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर के अंदर। तो सैन्य जो विद्रोह था ना वो मुख्य रूप से सिपाहियों के नेतृत्व में आगरा के अंदर, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के अंदर ये सारा जो संघर्ष ये चला था। Beginning of the national movement, तो various communities and the social classes unit against the British and it can be also considered the foundation of the modern Indian freedom struggle। तो राष्ट्रीय आंदोलन के स्टार्टिंग में ही तो विभिन्न जो समुदाय थे, वर्गों में ब्रिटिश के खिलाफ जो एकजुट होकर उन्होंने विद्रोह किया था, यही आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इन्होंने इसकी नींव को भी इन्होंने माना था। सोशल एंड इकोनॉमिक रिवॉल्ट के अंदर द रिस्पॉन्स ऑफ द पीसेंट एंड द रूरल पॉपुलेशन अगेंस्ट लैंड एंड रिवेन्यू पॉलिसी, सपोर्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड द सोशल रूरल एक्सपैंड द रिवॉल्ट स्कोप। मतलब सामाजिक और आर्थिक विद्रोह के अंदर जो किसान है, जो ग्रामीण जनता है, उसने भूमि को नीति के खिलाफ प्रतिक्रिया की थी। जमींदार और जो स्थानीय शासक हैं उसके समर्थन में भी विद्रोह का स्वरूप इसको मतलब बाहर निकल स्वरूप के रूप में सामने आया था। Critically perspective, so some historians consider it as merely as a sapienity and other views it as a national and the social movement। The conclusion, so it was a mix from the military and social and political revolt। तो ये जो कुछ इतिहासकार ऐसे केवल सिपाही विद्रोह मानते हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलन है इसको रूप में देखते हैं। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम यही बातें हैं कि जो सैनिक और सामाजिक और जो राजनीतिक विद्रोह है ये सबका मिश्रित रूप है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं।
जो 1857 द रिवॉल्ट वाज नॉट अ merely military uprising but the cumulative result of the political and the social and the economic discontent। तो 1857 का जो विद्रोह है ना वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संतोष का भी ये एक परिणाम था। It was the first widespread resistance against the British authority and laid the foundation of the Indian freedom struggle। तो ये जो विद्रोह है ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला व्यापक ऐसा विद्रोह था जिसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन्होंने नींव रखी थी। From a critical perspective, तो it can be understood as a military revolt and the social uprising and the early phase of the national movement। तो आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जो सैन्य विद्रोह था, सामाजिक विद्रोह था, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। What is the role of the indigenous communities in the British territorial acquisition in the late the 18th century explained in the details in the concept of Bengal। तो जो 18वीं शताब्दी के जो उत्तरी धार में जो ब्रिटिश क्षेत्रीय अधिग्रहण के अंदर जो समुदाय की क्या भूमिका थी, देशी समुदाय था उसकी क्या भूमिका थी वो बतानी है एंड बंगाल के संदर्भ में इसको विस्तार पूर्वक हमें समझाना भी है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब है उनके बीच संघर्ष के जो कारण है उस पर चर्चा करके हमें बतानी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो by the late 18th century, the British East India Company began expanding in the territorial authority of India. During the period, religions like Bengal, Bihar, Odisha were major centers। जो 18वीं शताब्दी के अंत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भारत के अंदर अपने क्षेत्रीय अधिकार को विस्तार करना शुरू कर दिया था। इस टाइम में जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्र इसके मुख्य केंद्र बन गए थे। The historian considered the significant in the concept of the British power expansion and the political role of the indigenous communities। तो इतिहासकार इसे ब्रिटिश शक्ति विस्तार और देशी समुदाय की राजनीतिक भूमिका के संदर्भ में इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। Especially the conflict between the Nawabs of the Bengal and the local feudal classes played decisive roles in the territorial acquisition। तो विशेष रूप से बंगाल के जो नवाब हैं स्थानीय सामंत वर्गों के बीच संघर्षों ने क्षेत्रीय अधिग्रहण में निर्णायक भूमिका को भी निभाया था। तो देशी समुदायों की भूमिका की बात करेंगे, मेन इसके पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है कि द रोल ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटीज, मतलब द देशी समुदाय की भूमिका के बारे में। द लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड द फ्यूडल क्लासेस के अंदर जो मैनी लैंडलॉर्ड्स थे सपोर्ट द ब्रिटिश टू वीकन द नवाब्स कंट्रोल्स एंड होप द सिक्योरिटी लैंड एंड द रेवेन्यू लीड्स लोकल लीडर टू साइड ऑफ द ब्रिटिश। तो जो स्थानीय जमींदार और जो समांत वर्ग के लोग थे तो कई जमींदार जो है उन्होंने ब्रिटिश लोगों का समर्थन भी किया था। नवाबों के नियंत्रण को उन्होंने कमजोर किया, जिससे नवाबों का जो नियंत्रण है उसको कमजोर किया जा सके। और जो भूमि और कर के जो अधिकार है उसको स्थानीय नेतृत्व ब्रिटिश के पक्ष में भी इसको रखा जाए। तो मिलिट्री सपोर्ट के अंदर जो लोकल सोल्जर थे एंड द मिलिट्री ऑफिसर थे वो समटाइम्स अलाइड विद द कंपनी एंड द आर्मी टू द फाइट अगेंस्ट द नवाब। सैन्य सहयोग के अंदर जो स्थानीय सैनिक और जो सैन्य अधिकारी हैं कभी कभी कंपनी की जो सेना के साथ साथ वो गठबंधन करके नवाबों के साथ वो संघर्ष में शामिल हुए थे। पॉलिटिकल मैन इवन एंड अलायंस के अंदर जो सर्वल प्रिंसली स्टेट एंड द लोकल लीडर्स अलाइड विद द ब्रिटिश अगेंस्ट द नवाब्स एंड एडिंग इन द टेरिटोरियल एक्विजिशंस के अंदर। तो राजनीतिक चाल और गठबंधन के अंदर नवाब के विरुद्ध ये जो कई रियासती थी, जो स्थानीय नेता थे, इन्होंने ब्रिटिश के साथ गठबंधन किया था, जिससे जो ब्रिटिश है ना उसको क्षेत्रीय अधिग्रहण के अंदर काफी ज्यादा लाभ भी हुआ था। हमारा बी पॉइंट है इसका, कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल। तो ईस्ट इंडियन कंपनी और बंगाल के जो नवाब के उनके बीच के संघर्ष के क्या कारण थे? तो पहला कारण था हमारा राजस्व और आर्थिक कारण। मतलब जो कंपनी ने जो व्यापार और कर संग्रह के अंदर जो अधिक अधिकार की मांगे की थी तो नवाबों ने कंपनियों के व्यापारिक प्रभुत्व और कर नियंत्रण का उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया था। द रिवेन्यू एंड द इकोनॉमिक रीजन ये थी कि द कंपनी डिमांड द ग्रेटर कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड द रिवेन्यू कलेक्शन एंड द नवाब अपोज द कंपनी कमर्शियल डिमोनेटाइजेशन टैक्सेशन कंट्रोल को, उन्होंने इस चीज का विरोध किया था नवाब ने। पॉलिटिकल रीजन ये थे कि राजनीतिक कारण कि नवाबों की जो स्वतंत्र सत्ता और ब्रिटिश की जो बढ़ती जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो सत्ता और संघर्ष और प्रशासनिक अधिकारों का ये विवाद बन चुका था। स्ट्रगल फॉर द अथॉरिटी अरोज ड्यू टू द नवाब्स इंडिपेंडेंट पावर एंड द ब्रिटिश गवर्निंग द पॉलिटिकल एम्बिशन के अंदर ये एक हमारा रीजन बन गया था, राजनीतिक कारण। तो मिलिट्री रीजन में था and the confrontation and between the company's army and the Nawab forces with the battle of the Plassey and being the prime example। तो सैन्य जो कारण है कि कंपनी की जो कंपनी की सेना है, नवाब की सेना, उसके बीच शस्त्र संघर्ष था, प्लासी की लड़ाई इसका जो प्रमुख उदाहरण भी था।
लोकल डिस्कनेक्ट कंटेंट के अंदर डिससेटिस्फाइड लैंडलॉर्ड्स एंड द ऑफिशियल अंडर द नवाब सपोर्ट द ब्रिटिश एंड वीकेनिंग द नवाब पोजीशन। तो स्थानीय असंतोष के कारण जो नवाब के प्रशासन के अंदर असंतोष जमींदार और अधिकारी ब्रिटिशों का समर्थन करते थे, इससे जो नवाबों की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा कमजोर होने लगी थी। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम क्या थे इसके? तो आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी एंड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बंगाल। ब्रिटिशों ने प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया था। देश समुदायों के सहयोग से ही कंपनी का जो राजस्व संग्रह है और जो राजनीतिक नियंत्रण है उसमें भी काफी ज्यादा आसानी हुई थी। सपोर्ट फ्रॉम द इंडिजिनियस कम्युनिटीज, फैसिलिटी रेवेन्यू कलेक्शन एंड द पॉलिटिकल डोमाइंस इन द कंपनी। And the Nawab power was the weakened and strengthening the foundation of the British Empire। तो जो नवाबों की सत्ता है वो और भी ज्यादा कमजोर हुई थी, इसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य की भी नींव मजबूत होने लगी थी। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इन द लेट 18th सेंचुरी द कॉपरेशन ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटीज वाज डिसेसिव इन द ब्रिटिश फेडरल एक्विजिशन इन द बंगाल। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो बंगाल में ब्रिटिश जो अधिग्रहण देशी समुदाय उसके सहयोग को निर्णायक दिखाया गया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी अरोज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉजेस। तो नवाब जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो बीच संघर्ष हुए थे ना, तो उनके जो पॉइंट्स वो क्या थे कि आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य जो कारणों की वजह से ये सारे जो उनके जो संघर्ष थे वो सब हुए थे। As a result of this conflict and indigenous support, British authority became the permanent setting and the course of the expansion of the British Empire in India। तो इस संघर्ष में जो देशी सहयोग है उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो सत्ता है उसका स्थायी प्रभुत्व स्थापित हुआ। इससे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके विस्तार की दिशा को भी तय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट एंड द एसे ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया एंड क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड्स। तो 19वीं सदी के भारत में जो उद्योगीकरण है उसकी प्रक्रिया पर एक लेख लिखना है एंड औपनिवेशिक काल के अंदर जो विउद्योगीकरण की प्रक्रिया है उसके रूप में आलोचना परीक्षण करके बताना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंदर औपनिवेशिक अनुभव जो आर्थिक और सामाजिक रूप से इसको सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसके अंदर जो ब्रिटिश शासन है उसने भारत में उद्योग परिवर्तन और विविधीकरण दोनों ही प्रक्रियाओं को उससे प्रभावित किया था। ये जो युग है विदेशी उद्योगों के पतन और ब्रिटिश उद्योग वस्तुओं के प्रवेश का ही टाइम था। तो द 19th century was a significant period in the Indian colonial experience, both the economically and socially. The British rule influenced the both industrialization and deindustrialization in India. So in the era marked the decline of the indigenous industry and the entry of the British industrial goods. इसके मेन पॉइंट्स हैं कि एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण के पहलू क्या थे। तो कृषि आधारित डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। इन सम रीजन्स एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एज अ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंटिन्यू। तो जो कृषि आधारित उद्योग था उसका विकास हुआ था। कुछ क्षेत्रों में जो कृषि पर आधारित उद्योग जैसे कपास, रेशम, सूती वस्त्र, इन सभी चीज़ों का उत्पादन हुआ था। रेलवे, परिवहन और नेटवर्क का विकास हुआ था। ब्रिटिश प्रशासन ने रेलवे और बंदरगाह पर सड़क पर नेटवर्क जो विकसित किए थे, जिसके हिसाब से जो माल परिवहन था और आर्थिक संचार था वो आसानी से हो पा रहा था। डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज एंड द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, तो जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप किए थे रेलवेज के अंदर, पोर्ट्स के अंदर एंड द रोड नेटवर्क्स उन्होंने अवेलेबल कराए थे, जिसकी वजह से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड द इकोनॉमिक कम्युनिकेशन भी ईजी हो गया था। The partial introduction of the machinery and the technology, the limited use of the industrial machinery begins in the some urban centers। अब बी पॉइंट है कि विउद्योगीकरण और आलोचनात्मक के परीक्षण के बारे में बताना है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द क्रिटिकल एग्जामिनेशन, द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस कॉटेज एंड द इंडस्ट्री। तो हैंडमेड कॉटन एंड सिल्क इंडस्ट्री कॉल्पेस ड्यू टू द ब्रिटिश गुड्स एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री डिक्रीज। और देशी कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था। मतलब जो ब्रिटिश वस्त्र हैं और उद्योगों के कारण हस्त निर्मित जो सूती और रेशमी उद्योग है उसमें जो वस्तु थे, पारंपरिक शिल्प और कुटीर उद्योगों में इसका रोजगार भी घटने लगा था। ब्रिटिश स्टेट पॉलिसी के अंदर जो रॉ मटेरियल वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंडिया and the manufactured goods were the import from the Britain, तो लिमिटिंग द मार्केट एंड फॉर द लोकल इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश व्यापार नीति के अंदर तो भारत से कच्चा माल लिया गया था और निर्मित जो
वस्तुएं हैं वो ब्रिटिश आयात से की गई थी, जिसके अस्थानीय उद्योगों का भी जो बाजार है वो भी सीमित रूप से मौजूद हुआ था। एंड ब्रिटिश स्टेट पॉलिसी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंडिया एंड द मैन्युफैक्चर गुड वर द इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन एंड लिमिटिंग द मार्केटिंग ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। मतलब जो भारत से जो कच्चा माल लेकर आए थे, निर्मित जो वस्तुएं थी वो ब्रिटेन आयात से ली गई थी, जिससे स्थानीय उद्योगों का बाजार वो सीमित हुआ था। सोशल एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर द डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, इंक्रीज पॉवर्टी एंड द अमॉन्ग फार्मर, the decline of the cottage industry and the increased poverty among the farmer, artisan and leading to the employment and the social inequality। के अंदर बताया गया है कि जो कुटीर उद्योग के पतन है उससे किसानों और शिल्पकारों की जो गरीबी बढ़ी थी, रोजगार का संकट हुआ था और जो सामाजिक असमानता है वो भी बढ़ने लगी थी। फोर्थ है हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर बताया गया है कि द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी वो ट्रांसफर फ्रॉम द इंडिया टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन was only partial and uneven, though, whereas the deindustrialization severely affected indigenous industry। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के अंदर भारत को कच्चा माल और उत्पादन ब्रिटिश वस्त्रों का भी उपभोक्ता बना दिया गया था। उद्योगीकरण केवल आंशिक और अनियमित था, जिसकी वजह से विरोधीकरण ने देशी उद्योगों को बुरी तरह से इसको प्रभावित भी किया था। कंक्लूजन के अंदर 19वीं सदी में जब भारत में औपनिवेशिक जो आर्थिक परिवर्तन में औद्योगिकरण विद्योतीकरण दोनों को ही मिश्रित रूप से इसको देखा गया है। कॉलोनियल इकोनॉमिक चेंजेस इन द 19th century was Indian present in the mixed scenario from the industrialization and the deindustrialization। ठीक है, तो रेलवे ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी ब्राउट फ्रॉम द सम इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द ब्रिटिश पॉलिसी एंड द इन्फ्लक्स ऑफ द फॉरेन गुड लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। तो रेल परिवहन तकनीकी उद्योगिक ढांचों में कुछ सुधार किए गए थे, परंतु जो ब्रिटिश जो नीति थी, जो विदेशी वस्त्र थे, इसके प्रवेश ने देशी उद्योगों का भी विनाश किया था। इससे जो आंशिक औद्योगिकरण व व्यापार और जो व्यापक विद्योतीकरण है उसका युग कहा जाता था। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम भारत गरीबी और बेरोजगारी और असमानता के बीच बोने वाला एक युग था। फ्रॉम द सोशल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव दिस पीरियड वाज सेव द सीड्स एफ पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी इन द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट वर द मेजर इशू द राइज फ्रॉम द reformers in the 19th century and what were the key issue associated with the social religious from the reformers in 19th century in India। तो 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने कौन से प्रमुख जो मुद्दे उठाए थे और 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उसके क्या मुद्दे थे। इसका परिचय कि 19वीं शताब्दी के अंदर जो भारत और सामाजिक में धार्मिक जो सुधार है उसके आंदोलन का उदय हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी जो विचारधारा है सामाजिक असमानताओं ने समाज सुधारकों को भी सक्रिय बनाया था। The 19th century witnessed from the rise of the social and the religious movement in India and the English education, Western ideas and social inequality of the motivate reform to act. And reformers to this era such as the Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar and the Gandhi partially later and the Narayan Guru the focus on the various social and religious issue। तो इस युग के सुधारक जैसे राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, इन सभी चीज़ों ने मुख्य मतलब जो धार्मिक और सामाजिक चीज़ों इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य जो मतलब प्रमुख जो मुद्दे थे वो क्या थे। सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर है कि एब्लिशन ऑफ द सती, मतलब सती प्रथा का अंत हुआ था। वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय एंड द अदर रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इसका साथ दिया था, एब्लिशन ऑफ द सती। चाइल्ड मैरिज एंड द विडो रीमैरिज के अंदर तो जो बाल विवाह जो विधवा विवाह ना उसको ईश्वरचंद विसागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बाल विवाह की आलोचना के बारे में भी उन्होंने बताया था। एंड द वुमेन एजुकेशन के अंदर द एफर्ट्स वर मेड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर द वुमेन, तो स्त्री शिक्षाओं में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए उसके प्रयास किए गए थे। रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर अपोजिशन ऑफ द आइडियोट्री एंड द सुपरस्टिशन, प्रमोशन ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल टू रिड्यूस रिलीजियस एंड orthodoxy and efforts were made to introduce the rationally and the innovation with the Indian religious। तो जो धार्मिक सुधार के अंदर से मूर्ति पूजा थी, अंधविश्वास था, इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया और जो वैदिक सिद्धांत थे जैसे आध्यात्मिक धर्म का प्रचार हुआ, जिससे धार्मिक जो कट्टरता थी उसके अंदर कमी हुई और भारत धर्मों ने नवीनता और तर्क संगत दृष्टि से भी इसको लाने का प्रयास किया था। सामाजिक समानताओं के अंदर
तो सोशल इक्वालिटी के अंदर अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ द इक्वल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। तो जाति व्यवस्था और अपृष्ठता का विरोध हुआ, समान अधिकार और सामाजिक न्याय को भी बढ़ाया गया था। एजुकेशन नॉलेज एंड द डिसमेंटेशन के अंदर प्रमोशन ऑफ द इंग्लिश एंड द मॉडर्न एजुकेशन टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड ड्राइव रिफॉर्म। तो अंग्रेजी और आधुनिक जो शिक्षा है उसका प्रचार हुआ, ज्ञान के माध्यम से सामाजिक जागरूकता में भी सुधार हुआ। इकोनॉमिक इशू के अंदर जस्टिस एंड रिलीफ ऑफ द पुअर एंड पीसेंट्स, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन एंड द मार्जिनाइज द ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री एंड द कमर्शियल। तो गरीब और जो किसानों के लिए न्याय और राहत हुई थी, और उद्योग और व्यवसाय में महिला और कमजोर वर्गों की भी भागीदारी बढ़ने लगी थी। निष्कर्ष है इसका कि द 19th century reform the movements brought the wide ranging changes social and the religious education and economic spheres से in the aim of these forms establish equality education, religious innovation and social justice in the society। इन सुधारों का उद्देश्य था कि समाज में समानता, शिक्षा, धार्मिक नवाचार और सामाजिक न्याय स्थापित करना। अंत से समाज सुधार का जो युग है भारतीय आधुनिकीकरण और इसकी नींव कहा जा सकता है। इनहेंस द पीरियड्स कैन बी रिग्रेड एज द एरा ऑफ द सोशल रिफॉर्म एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मॉडर्नाइजेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एसोसिएट विद द ब्रिटिश पावर इन द फर्स्ट 100 ईयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल वेव। तो पहले तो 100 सालों बाद जो सत्ता से प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके प्रकार से जो औपनिवेशिक वैचारिक लहर है उससे प्रभावित हुई थी। भारत के अंदर औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष से जुड़े जो मुख्य विकासों की उसमें चर्चा हुई थी। और पहले 100 साल बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी उससे जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके औपनिवेशिक विचार की लहर को प्रभावित उसके बारे में बताना है। भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष में कुछ जो मुख्य विकास की चर्चा के रूप में इसको बताना है। ठीक है, डिस्कस द मेन डेवलपमेंट रिलेटेड टू कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया एंड हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एसोसिएट विद द ब्रिटिश पावर इन द फर्स्ट 105 ईयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी वेव्स के बारे में इसको समझाना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 1757 से 1857 का जो टाइम था, जो भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार हुआ था, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में औपनिवेशिक विचारक जो लहरों का इसका गहरा प्रभाव देखने के लिए मिला। बिटवीन द 1857 द ब्रिटिश पावर एक्सपैंड इन इंडिया एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज द profoundly influenced by the colonial ideological waves. During this period, the British policy and the Western ideas also impacted by the field of the education. Both the administration and education were the crucial in the bringing of the significant and changes to the social and the politics. तो इस टाइम के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्रिटिश जो नीतियां थी, जो पश्चिमी जो विचारधारा थी उसका प्रभाव पड़ा था। प्रशासन और शिक्षा दोनों ही इस क्षेत्र में समाज और राजनीति में बड़े बदलाव लाने में महत्वपूर्ण थे। इसका देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो जिसके अंदर आप सेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकरण प्रशासन की बात करें तो ब्रिटिश जो शासन थी उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की नीति को अपनाया था, जिसके अंदर उन्होंने निर्णय लेने में शक्ति को केंद्रित बनाया था और नवाचारों में राजस्व प्रशासन को भी उन्होंने शामिल किया था। ठीक है, कानून और न्यायिक सुधार के अंदर उन्होंने न्यायिक जो प्रणाली थी, ब्रिटिश कानून और न्यायालय प्रवर्तन के अंदर सुधार किए थे। राजनीतिक जो न्याय जो प्रथाएं थी उसके अंदर बदलाव हुए थे और औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण था उसका भी प्रभाव देखने के लिए मिला था। द लीगल एंड जस्टिस रिफॉर्म्स के अंदर इम्प्लीमेंट ऑफ द ब्रिटिश लॉ एंड द कोर्ट्स एंड द चेंजेस इन द लोकल एंड जुडिशियल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल आइडियोलॉजी। The military and the civil administration के अंदर the company the separate military and the civil administration improve the control and the revenue collection and British approach and emphasize the efficiency and rational discipline। मतलब जो सैन्य शक्ति है ना, तो कंपनी ने सैन्य और जो नागरिक प्रशासन है उसको अलग अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उसके नियंत्रण है और कर संग्रह इस चीज में सुधार हुआ था और ब्रिटिश दृष्टिकोण है दक्षता, तर्क और अनुशासन में भी सुधार हुआ था। हमारा बी पार्ट है एजुकेशन एंड इट्स आउटकम्स, द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। तो शिक्षा और उसके परिणाम के बारे में बताया गया है कि शिक्षा को जो पश्चिमीकरण है, मतलब अंग्रेजी माध्यम और जो पश्चिमी ज्ञान है, विज्ञान, गणित, इतिहास, इन सब पर ज्यादा जोर मकाले दिए गए थे। थॉमस बॉम्बिंगटन के विचार के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, ब्रिटिश नीति के अनुकूल ही उसको प्रशासनिक वर्ग उसको तैयार किया गया था। ठीक है, ये बात हमें बताई गई थी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो शिक्षा के परिणाम क्या थे, रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन। तो सामाजिक जागरूकता सुधार में तो आधुनिक जो विचारधारा थी, समाज सुधार थे, उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया और जो भारतीय प्रशासन है उन्होंने
दक्ष लोग तैयार हुए थे जिसे ब्रिटिश शासन के रूप में भी इसके सहयोगी बने थे। तो सोशल अवेयरनेस रिफॉर्म्स होता, मॉडल आइडियोलॉजी इंकरेज हुई थी, सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोड्यूस स्किल, पर्सनल वेल सपोर्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यही था कि जो शिक्षा का उद्देश्य था कि देश के विकास के बजाय हमें राष्ट्रीय जो ब्रिटिश शासन था उसकी सेवा भारतीय सांस्कृतिक और परंपरागत शिक्षाओं की अपेक्षा में करनी चाहिए। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन इन द फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर जो हमारा ब्रिटिश शासन काल था उसमें जैसे केंद्रीकरण, कानून का परिवर्तन और तर्कसंगत दृष्टिकोण, इन सभी चीजों से ये सारी चीजें प्रभावित हुई थी। और शिक्षा ने पश्चिमी ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, इन सभी चीजों में अपनी उपयोगिता मतलब अपनी भूमिका निभाई थी। एंड जो भारतीय संस्कृति और जो परंपरा है उसकी भी उपेक्षा हुआ था। तो ये जो युग है ना, सशक्त प्रशासनिकरण ढांचे और नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का समय था जिसने भारतीय समाज और प्रशासन के अंदर दीर्घकालिक प्रभाव को भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कृषि के वाणिज्यकरण से आप क्या समझते हैं और इस पद्धति ने कृषकों को कैसे प्रभावित किया था, और मुनर एंड कॉन्वेंट्स की जुड़ी जो राज्य व्यवस्था है उसमें क्या अंतर था। तो इंट्रोडक्शन है कि इन द 18 एंड 19th सेंचुरी द ब्रिटिश रूल इन द इंडियन बिगन ऑपरेटिंग एग्रीकल्चर ऑन द कमर्शियल बेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जो 18वीं जो 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था ना, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने कृषि को व्यापारिक आधार पर संचालित करना इसका शुरू किया था, जिसको हम बोलते हैं कृषि का वाणिज्यकरण। इसके साथ साथ ये जो भू राजस्व प्रणालियां जैसे मुनैरो और कॉन्वर्सेशन किसानों को और समाजों पर इस महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिया गया था। अब इसके मेन पॉइंट से हम इसको समझते हैं। कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो कृषि के वाणिज्यकरण के बारे में अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा है कि कृषि का जो वाणिज्यकरण है वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो कृषि है वो कृषि उत्पादन को केवल अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी उसको उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कृषि वाणिज्यकरण, commercial of the agriculture. The commercial of the agriculture is the process in which the farmers grow up not only for their own consumption but also to sell them in the market. मार्केट को बेचने के लिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मार्केटों में बेचने के लिए भी इसको बनाते हैं, इसको मतलब इस फसल को बनाए रखते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर। विशेषता है इसकी कृषि का जो बाजार है वो उस पर जो कृषि का है वो बाजार पर निर्भर होना आता है। नकदी फसलें जैसे कपास, गन्ना, चाय, जूट, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। किसानों का उत्पादन ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द मार्केट एंड द जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी होती है, कॉटन, शुगर कैन, टी, जूट, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। फार्मर प्रोडक्शन वाज गाइड बाय द ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल मार्केट डिमांड पर इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द फार्मर्स, तो किसानों पे क्या प्रभाव है, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कृषक थे वो आर्थिक दबाव और कर्ज के बोझ तले मतलब बढ़ गए थे। तो खाद्यान्न फसलों की जो उपज है वो घटने से स्थानीय उपयोग प्रभावित हुई थी। कृषि लाभ सीमित वर्ग तक पहुंच गया था जबकि जो अधिकांश किसान है वो गरीबी और असुरक्षा के वो शिकार बनते जा रहे थे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो भू राजस्व प्रणाली के इसके बारे में बताया कि जो मूल प्रणाली थी मुख्य सुल्तानी भूमि और राज्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों की थी। कर निर्धारण करने स्थायी नहीं थे। उत्पादन के अनुसार ये राजस्व और किसान और भूमि के बीच इनका सीधा संपर्क हुआ था। तो मेनली इन सैल्यूट एंड स्टेट कंट्रोल हैंडलैंड्स थे। रेवेन्यू वाज नॉट अ परमानेंट, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मर्स एंड द स्टेट। ठीक है, कॉन्वेंस प्रणाली के अंदर तो मेनली इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर ये सब चीजें थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। और जमींदारों को स्थानीय करदाता और भूमि मालिक इनको माना गया था। तो यहाँ पर जो कॉन्वेंट जो सिस्टम था ना, तो लैंडलॉर्ड को ही इनको परमानेंट टैक्स पेयर एंड द ओनर ऑफ द लैंड को माना गया था। ये कर स्थायी था चाहे उत्पादन से कम हो या अधिक, मतलब जो हमारा जो रेंट था, जो टैक्स था वो बिल्कुल फिक्स था, चाहे आपका कोई प्रॉफिट हुआ हो या कोई लॉस हो उससे कोई भी मतलब नहीं था, ये चीज़ आपकी बिल्कुल फिक्स थी। तो किसानों पर जो कर का बोझ है वो स्थायी रूप से और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। जब आपकी जो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, जब आपका टैक्स है वो उतना का उतना ही रह रहा है, आपको वो चीज़ पे करनी है, आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये सब चीज़ों की वजह से किसानों पर भी जो कर का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट होने लगी थी। ठीक है, अब इनके बीच हम अंतर देखेंगे कि इसके बीच में अंतर क्या है। देखो, अंतर यह है कि इसे कर निर्धारण उत्पादन जो नीति थी जैसे समय समय पर इसके अंदर परिवर्तन आए थे और स्थानीय कर उत्पादनों से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, जैसे आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, लैंड ओनरशिप, मोर राइट्स टू फार्मर्स, तो राइट विद द लैंडलॉर्ड्स, ये सारी किसानों पर अपेक्षाकृत कम दबाव थे और इसमें आर्थिक बोझ और सुरक्षा भी थी।
निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर इकोनॉमिकली एंड ऑल सोशली इफेक्टिव द फार्मर्स एंड द कॉर्नवेल सिस्टम द एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स आर मोर एंड द मॉडर्न तो सिस्टम वाज comparatively flexible. Overall, the agriculture, commercial, and the British land revenue policy increased economic inequality and insecurity in the rural Indian society. तो जो कृषि वाणिज्यकरण है ना, भू राजस्व प्रणाली है, किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से इसको प्रभावित करते हैं। और कॉन्वर्शियल प्रणाली ने किसानों को अधिशोषित भी किया था, जिसकी वजह से जो मॉडर्न प्रणाली है वो अपेक्षाकृत लचीली भी हुई थी। और कुछ मिलाकर जो कृषि का जो वाणिज्यकरण है, जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति है, उसने भारत के जो ग्रामीण समाज है उसमें अधिक असमानता और असुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें महलवादी व्यवस्था के बारे में, भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली के बारे में, रैयतवादी व्यवस्था के बारे में, कृषि के जो वैश्वीकरण है उसके बारे में बताना है। मालवाड़ी सिस्टम, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इंडियन एंड रैयतवादी सिस्टम एंड कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर के बारे में। तो इसको हम देख लेते हैं। तो मालवादी व्यवस्था जो है ना, ये भूमि पर प्रणाली का एक मुख्य जो व्यवस्था है, जिसके अंदर जो उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी जगह पे लागू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे ये जो मालवाड़ी सिस्टम है ये लागू हुई थी। ये गांव महल कर संग्रह का इसको आधार बनाया गया था। विलेज महल वाज द कंसिडर द यूनिट फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। और कर निर्धारण संपत्ति के अनुसार ही किया जाता था। सरकार द्वारा समय समय पर इसका संशोधन इसका संभव हुआ था। तो रेवेन्यू वाज द एसेस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी एंड द कुड बी रिवाइज periodically बाय द गवर्नमेंट। किसानों पर दबाव अपेक्षाकृत कम था, लेकिन जो प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार की समस्या थी वो भी बनी रही थी। तो प्रेशर ऑन द फार्मर्स वर द रिलेटिवली लो बट द एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रिब्यूशन रिमाइंड इन द प्रॉब्लम। ये सारी जो माहवारी सिस्टम के अंदर ही ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब बात करते हैं भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अंदर। तो इसके अंदर जो प्रणाली है ना, गुरुकुल, मदरसे और पंडित, इन सभी चीजों पर आधारित थी। शिक्षा जो है ना मुख्य धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करती थी। ये प्रणाली यहाँ पे थी, ये गुरुकुल, मदरसा और जो पंडित थी यहाँ पर आधारित थी। और जो प्रणाली है ये फोकस ऑन द रिलीजियस एंड कल्चर बेस्ड नॉलेज को मैं प्रदान करती थी। आधुनिक विज्ञान, गणित और पश्चिमी जो ज्ञान है इसका भाव था इसके अंदर। ग्रामीण और शहरों में सामाजिक और धार्मिक जो पहचान है उसको बनाए रखने में हमारा योगदान भी करती थी। तो देयर वाज द लिटिल नॉन एम्फिसाइज ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स वेस्टर्न एजुकेशन एंड द कंट्रीब्यूट द मेंटेनिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी इन द विलेज एंड टाउन्स। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो मुख्य रूप से मद्रास और महाराष्ट्र में इसको लागू किया गया था। और द भूमि कर सीधे किसानों पर वसूल किया जाता था। जमींदार जो वर्ग थी उनकी भूमि का सीमित, किसान सीधे सरकार को कर दिया करते थे। इसके अंदर किसानों को भूमि मालिकाना अधिकार दिया गया था, लेकिन कर का बोझ उत्पादन पर ही निर्भर था। इसकी वजह से उनको काफी भारी भरना पड़ता था। ठीक है, तो कृषि का व्यवसायीकरण, तो कृषक ने उपभोग को बाजार में बेचने के लिए इसका फसल उगाना उन्होंने शुरू किया था। अपने साथ साथ वो बाजारों में भी इसको बेचा करते थे। इसको हम कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर बोलते हैं। नकदी जैसे फसलें होती है जैसे कपास, गन्ना, जूट, इन सभी चीजों का उत्पादन बढ़ा था। प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर कैन, जूट, इस सभी चीजों का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज भी हुआ था, उत्पादन बढ़ा था। लेकिन किसानों पे जो कर्ज है, उत्पादन तो बढ़ गया था, लेकिन किसानों पे जो कर्ज है वो उस कर्ज में और भी ज्यादा डूब रहे थे। जो स्थानीय उपभोग और प्रभावित हुआ था। जो ग्रामीण समाज है उसमें असमानता बढ़ने लगी थी। लोकल फूड कॉम्पिटिशन अफेक्टेड हुए थे। इंक्रीज इन क्वालिटी इन द रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो हमारे जो 10 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाइएगा। और जिसको भी आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट बॉक्स सेक्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आपको टाइप करना आई नीड नोट्स, और वहाँ पर आकर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इतने जो इसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स लेने हैं, ऑल सब्जेक्ट आपके, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप नोट्स लेना चाहते हैं वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सिंगल पीडीएफ आपकी 45 रुपीज़ है। एंड अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो आपको 40 रुपीज़ पर पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।